नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसएससी गोल्ड सीरीज में दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 वीडियो में एसएससी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा किया था और उन सवालों के ऑप्शन की बहुत ही सरल और आसान शब्दों में हमने व्याख्या किया था। दोस्तों आइए हम लोग आज कुछ और महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि बायोलॉजी को एसएससी के सवालों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और सवाल आपके सामने आता है। सवाल नंबर 1 आपके सामने आ रहा है दोस्त। सवाल 1 आ रहा है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा जीव है। तो आप देखें कोशिका सिद्धांत जो लिखा है, ये एक शब्द लिखा है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, ये शब्द है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत क्या है दोस्त? तो आप जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत को 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लीडेन और स्वान। किसने दिया था? स्लीडेन और स्वान ने दिया था। तो स्लीडेन और स्वान नाम के 2 वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया था दोस्त? अब इस बात को समझिएगा कि इस कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया था कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दुनिया का कोई भी जीव जो होगा कोशिका से मिलकर बना होगा। प्रत्येक जीव जो है, जीव कोशिका से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है। इसका मतलब इस सिद्धांत का जो बना है, इस सिद्धांत का कोई जीव होगा जो अपवाद होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसका कोई जीव होगा जो इस पालन न करता होगा, या फिर आप यह कह सकते हैं कि कोई ऐसा जीव होगा जो कोशिका से मिलकर न बना हो। तो अब ऑप्शन को देखें, लिखा है विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटोजोआ भी जीवाणु दोनों कोशिका से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो विषाणु है मेरे दोस्त, विषाणु ये कभी भी कोशिका के स्तर तक पहुंच नहीं पाता है। ये इतने नग्न होते हैं कि ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा जीव है? तो अब कहेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, यह सही है, विषाणु। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा जीव है? विषाणु है। सवाल नंबर आते हैं हम लोग 2। सवाल नंबर 2 है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होता है? केंद्रक जो होता है अल्प विकसित होता है, मतलब थोड़ा बहुत विकसित होता है। तो पहले जानिए कोशिका। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका, ये जो कोशिका है 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक की कोशिका होती है ये बहुत पुरानी टाइप की कोशिका होती है, में प्राइमेटिव होती है। इसमें सभी अंग अल्प विकसित होते हैं, पूरे अंग विकसित नहीं होते हैं, कुछ अंग पाया ही नहीं जाता है। लेकिन जो ये कोशिका है यूकैरियोटिक, इसमें सभी प्रकार की कोशिकाएं सभी प्रकार के अंग विकसित होते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्त? सभी प्रकार के जब अंग विकसित होते हैं तो इसका कह रहा है कि केंद्रक अल्प विकसित होता है, तो कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है केंद्रक अल्प विकसित होता है। तो आइए सवाल नंबर अब 3 की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एटीएस प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? पहले तो हम जानेंगे कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम देखें, ये जो राइबोसोम है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और ये 2 प्रकार का होता है, एक 70S और एक होता है 80S। कौन 70S और एक 80S प्रकार का। जो 70S है यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक में। ये किसमें? यूकैरियोटिक में। और ये किसमें? ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो अब बताइए, हमने बता दिया आपको 80S 70S प्रकार का जो है प्रोकैरियोटिक में होता है। 80S प्रकार किसमें पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक में। तो का सवाल में कह रहा है कि 80S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक में तो पाया नहीं जाता है, प्रोकैरियोटिक 70S पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। अब आइए सवाल नंबर 4 की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है किस चीज़ की बनी होती है? सवाल लिखा है लिपिड की। तो ये तो गलत है।
काइटिन जो होता है, हमने अभी कल बताया था कि काइटिन कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? सेलुलोज। इसका आंसर सही है सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है। कौन सा? कोशिका भित्ति। वैसे तो कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादप, पादप की कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर सी सही है। आइए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 हो गया, 5 की बात करते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है दोस्त कि अंतःपराद्रव्य जालिका, अंतःपराद्रव्य जालिका बनी होती है। अंतःपराद्रव्य जालिका, आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन लिखा है काइटिन। काइटिन ही बताया मैंने कि कवक, कवक जो होता है, कवक की जो कोशिका है, कवक की जो सेल भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। दूसरी बात, सेलुलोज, सेलुलोज की क्या होती है? अभी मैंने बताया कि सेलुलोज जो होता है पादप, जो पादप की कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? लाइकोप्रोटीन। तो अंतःपराद्रव्य जालिका बनी होती है किसकी? लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। अंतःपराद्रव्य जालिका लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अंतःपराद्रव्य जालिका किसकी बनी होती है? तो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? देखिए सवाल नंबर 6, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो इसमें बड़े अच्छे सवाल लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। ऊर्जा का घर, ऊर्जा का घर कहते हैं, पावर ऑफ हाउस। इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं, पावर ऑफ हाउस कहते हैं। दूसरा बचा लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इसके बाद बचा राइबोसोम। तो कौन सही है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया, पिछले सवालों में आपको बताया है कि इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो आइए सवाल नंबर किस पर? 7 पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया 6वें सवाल में। और माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर ऑफ हाउस, ऊर्जा का घर कहते हैं। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे कोशिका का परमाणु बम भी कहते हैं। कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का परमाणु बम भी कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसे, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो आपका आंसर कौन सही होगा? तो हम लोग का आंसर सही होगा, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल 8वें की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 8वां कहता है कि ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? देखिए आ गया सवाल, ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? आप बताएं, ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका भित्ति को, कोशिका भित्ति को तो कहते नहीं। अंतःपराद्रव्य जालिका नहीं। राइबोसोम नहीं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये सही है। तो इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर 9, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो आप देखें इसमें सवाल लिखा है राइबोसोम। राइबोसोम को तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब जो होते हैं ये 3 ऑप्शन लिखा है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। आप जानते हैं कि पादप की कोशिकाओं में एक लवक पाया जाता है, लवक। और ये जो लवक होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। आप इस बात को समझिएगा, लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोम से क्रोमोप्लास्ट, ये क्या करता है? कलर प्रदान करता है, रंग। क्या प्रदान करता है? रंग। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है स्टोर करता है, क्या? भोजन को स्टोर करता है, ये भोजन स्टोर करता है। तो इसके बाद जो बचा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये भोजन का निर्माण करता है, ये निर्माण करता है, भोजन को क्या करता है? निर्माण। तो ये भोजन का जब निर्माण करता है तो आप जानते हैं कि रसोई घर में ही खाना बनता है, रसोई घर में ही खाना बनता है। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, क्योंकि यहीं पर भोजन बनता है। और भोजन बनकर स्टोर कहाँ होता है? ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक ना।
तो कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो अब कहेंगे क्लोरोप्लास्ट को। किसे? क्लोरोप्लास्ट को। तो आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 10। सवाल नंबर 10 है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 10 है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पहला लिखा है मैग्नीशियम, जिंक और कोबाल्ट। देखिए कोबाल्ट जो होती है विटामिन B12 में पाई जाती है। विटामिन B12 जो विटामिन है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। जिंक जो होती है इंसुलिन में पाई जाती है। इंसुलिन में पाई जाती है। जिंक किस में पाई जाती है? इंसुलिन में। तो कौन आंसर सही है? तो अपना आंसर है जो ये सही है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, इसको दिमाग में रखें। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। जिंक किस में पाया जाता है? तो इंसुलिन में। कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। आइए सवाल नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं? सवाल नंबर 11 देखते हैं। तो सवाल नंबर 11 कहता है दोस्त कि केंद्रक की खोज किसने किया था? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था केंद्रक की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर सही है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक जानते हैं मरी हुई कोशिका की खोज किए थे। स्लेडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है, रॉबर्ट ब्राउन। आइए सवाल नंबर देखते हैं कौन सा हम लोग 12। सवाल नंबर 12 कहता है कि गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? वैसे तो मैंने बताया था गुणसूत्र के बारे में कि वाल्डेयर ने इसकी खोज की थी दोस्तों। तो गुणसूत्र के बारे में अगर हम बात करें, देखें अगर आप, तो मान लेते हैं ये गुणसूत्र है जो एक तरह से इसे मान लेते हैं, लोग इसको गुणसूत्र मान लें। अगर आप इसे गुणसूत्र मान लेते हैं, गुणसूत्र की ये संरचना मान लेते हैं हम लोग इसे, ठीक। इसके बाद देखें आप कि ये मान लेते हैं गुणसूत्र की क्या है? संरचना है। तो अब देखें जो है ये बाहरी आवरण हो गया गुणसूत्र का। ये कौन सा आवरण है? गुणसूत्र का बाहरी आवरण है। ये गुणसूत्र का बाहरी आवरण है। इस गुणसूत्र के बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। गुणसूत्र के बाहरी आवरण को पेनिकल कहते हैं। गुणसूत्र के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। इसके बाद देखेंगे पेनिकल के अंदर अभी भाग ये हो गया पेनिकल। अब इसके अंदर का जो भाग है, ये वाला भाग जो है पेनिकल के अंदर जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? अब ई वाला भाग जो है पेनिकल से जो घिरा हुआ भाग, ये पेनिकल से घिरा हुआ भाग, ये जो पीला पीला देख रहे हैं ये पेनिकल से घिरा हुआ भाग, इस भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं। गुणसूत्र के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। गुणसूत्र के बाहरी आवरण को पेनिकल कहते हैं। पेनिकल से घिरे हुए भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। फिर सुन लीजिए, गुणसूत्र के बाहरी भाग को पेनिकल, गुणसूत्र के बाहरी भाग को पेनिकल कहते हैं। पेनिकल से घिरे हुए भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। पेनिकल से घिरे हुए भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। तो गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो टेलोमियर कहलाता है। टेलोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? टेलोमियर। यही आंसर सही है, टेलोमियर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो आइए सवाल हम लोग देखते हैं कौन सा? सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कहता है दोस्त कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? तो मनुष्य में गुणसूत्र, जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम है ये जोड़े में होते हैं। किस में होते हैं? जोड़ों में, जोड़े में होते हैं। जोड़े ना लिखें, जोड़ों ना लिखें, जोड़े में होते हैं। जोड़े मतलब पेयर, पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। तो ऑप्शन क्या लिखा है? 20 गुणसूत्र जो होते हैं मक्का में पाया जाता है। किस में? मक्का में। मक्का में पाया जाता है। मक्का, मकई जैसे जोनहरी कहते हैं। 24 गुणसूत्र जो होते हैं टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में, टमाटर, टमाटर में पाया जाता है। 24 गुणसूत्र किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। 48 गुणसूत्र जो होते हैं ये आलू में पाया जाता है। आलू में 48, आलू में 48। तो देखें आप ध्यान से, 20 किस में पाया जाता है? मक्का में। 24 टमाटर में। 48 आलू में। बचा कौन सा? 46। तो 46 गुणसूत्र जो होते हैं मनुष्य में पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं।
आइए सवाल नंबर हम लोग 14 की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 14 कहता है कि समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। समसूत्री विभाजन, विभाजन जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। तो यहाँ लिखा है समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था। आइए सवालों को देखते हैं। तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 है वाल्थर फ्लोमिंग ने, दूसरा बिजमैन, फार्मर मुरे, स्केनेडर और कौन से वाइटमैन। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाइटमैन सब जो हैं कोशिका द्रव्य विभाजन की बात किए थे। कोशिका द्रव्य विभाजन, ये कोशिका द्रव्य विभाजन की बात किए थे। स्केनेडर साहब जो थे केंद्रक विभाजन, कौन से विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, ये केंद्रक विभाजन की बात करते हैं। बिजमैन साहब ने अर्धसूत्री विभाजन की बात किए थे। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन इन्होंने बताया था। और अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस जो है मियोसिस कहा था। किसने कहा था, फार्मर और मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, मियोसिस। अब इस बात को समझिएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो वाल्टर फ्लोमिंग। कौन सा, वाल्टर फ्लोमिंग। इसका आंसर सही है वाल्टर फ्लोमिंग। कौन सही है, वाल्टर फ्लोमिंग। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो वाल्थर फ्लोमिंग ने किया था। बिजमैन साहब अर्धसूत्री विभाजन, वार्मर और मूरे इसको मियोसिस कहते हैं। स्केनेडर साहब जो हैं, ये केंद्रक विभाजन। वाइटमैन साहब जो हैं ये कोशिका द्रव्य विभाजन की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग सवाल आगे की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 15 कहता है कि सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था। तो देखिए एंटोनी वान लीवेनहॉक लिखा है। एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब ने जीवित कोशिका की खोज किए थे। जीवित कोशिका, किसकी, जीवित कोशिका की खोज किए थे। बिजमैन साहब अभी मैंने बताया अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा, अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस है, मियोसिस किसने कहा था, तो फार्मर और मूरे ने। स्केनेडर साहब जो हैं ये केंद्रक विभाजन। कौन सा विभाजन, केंद्रक विभाजन, ये केंद्रक विभाजन की बात करते हैं। तो कौन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बोवरी साहब है सेंट्रोसोम की खोज किए थे और जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम को तारक काय कहते हैं। तो आइए दोस्तों सवाल नंबर हम लोग 16 पर चलते हैं। सवाल नंबर 16 कहता है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब लिखा है, यहाँ सवाल पूरा लिखा है कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं। तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। किसका, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। दूसरा लिखा है पीसी कल्चर। अब पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो मत्स्य पालन या मछली पालन, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, मछली पालन का अध्ययन करते हैं। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर में तो मछली पालन। आइए सवाल नंबर देखते हैं हम लोग अगला। सवाल नंबर 18 कहता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। सवाल नंबर अगला कहता है दोस्त कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सटाइवा। आप जानते हैं कि वैज्ञानिक नाम पहला जो होता है बड़ा लेटर में लिखा जाता है, इसके बाद सब स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अगर आप लिख रहे हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे ऐसे, अगर किताब में लिखा होगा तो तिरछे लिखा होगा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओरिजा सटाइवा होता है। तो ये 18-19 हो गया। सवाल नंबर हम लोग 20 देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 20 कहता है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गेहूं का वैज्ञानिक ट्रिटिकम एस्टिवम है। क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, AESTIBUM एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चने का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटिनम।
सीसर एरिटिनम, ये चना का वैज्ञानिक नाम है, सीसर एरिटिनम। और ये है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। चने का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम, सीसर एरिटिनम, 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 सीसर एरिटिनम चना का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो आज हम लोग 21 सवालों को सॉल्व कर लिए विद्यार्थियों, और 21 सवालों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। ये आज का सवाल है आपके लिए। आज का सवाल आपके लिए है कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।